अक्सर हमने ये देखा है कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ आते हैं, जैसे पैरालिसिस है, ब्लाइंडनेस है, या उनकी स्पीच डिले हो जाती है, वो चल नहीं सकते हैं, वो ब्लाइंडनेस की शिकायत करते हैं, जिसकी कोई न्यूरोलॉजिकल रीज़न नहीं होती, बट वो उसमें से गुजर रहे होते हैं। इसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी कि इसकी कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और किस तरीके से इन मरीज़ों को हम ट्रीट करते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, और करंटली मैं रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान में जो है वो काम कर रही हूँ। इसके अलावा मरहम के प्लेटफॉर्म से हम ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत फराहम करते हैं, ताकि अगर आप लाइफ में किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हैं या कोई आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो आप हमारे साथ घर बैठे अपनी ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत जो है वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया है कन्वर्जन डिसऑर्डर का, जो कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, या इसको हम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब इसमें अक्सर औकात होता ये है कि जो मरीज़ स्ट्रेस में से गुजर रहे होते हैं या प्रोलॉन्ग उनकी एक मेंटल स्टेट होती है जिसमें वो किसी परेशानी में से, किसी ट्रॉमा में से या किसी हादसे में से गुजर रहे होते हैं, तो उन लोगों के अंदर कुछ फिज़िकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे पैरालिसिस या फालिज की उनको शिकायत आती है। कोई जिस्म का एक हिस्सा उनका काम करना छोड़ देता है, वो हाथ नहीं मूव कर पाते, उनसे चला नहीं जाता, या इसमें इवन जो है वो स्पीच जो है वो एब्सेंस की प्रॉब्लम आ जाती है कि उन लोगों की बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही होती, या इसमें ब्लाइंडनेस के सिम्टम आ जाते हैं कि उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। जबकि उनको एवेलुएट किया जाता है तो उसके अंडरलाइन कोई मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं पाई जाती है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हमें मिलती है कि जितने मसाइल आ रहे हैं ये किसी जिस्मानी वजह से है या किसी मेडिकल रीज़न की वजह से है। तो वो सारे सिम्टम्स हम जो है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर में लेकर जाते हैं। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। जो कि पेशेंट जानबूझकर नहीं कर रहा होता, उसकी वो इनवॉलंटरी होती है, उनके कंट्रोल में नहीं होती है, और वो पेशेंट चाहकर भी उसको रोक नहीं पाता है। अक्सर इसका जो ऑनसेट होता है वो टीनेज में होता है। 13 साल से लेकर 17 साल के जो बच्चे होते हैं वो इसमें ज़्यादा जो है वो सफ़र करते हैं, और फीमेल्स में इसका प्रपोर्शन एज़ कम्पेयर टू द मेल वो ज़्यादा है, जिसकी एक बुनियादी वजह अगर मैं कल्चरली बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, तो हमारे यहाँ बच्चियों को जो है वो सप्रेस किया जाता है। वो अपनी इमोशनल जो उनके डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जब वो सप्रेस करते रहते हैं तो वो मेंटल स्ट्रेस इस हद तक चला जाता है कि वो उनके फिजिकल सिम्टम्स में आना शुरू हो जाता है। तो जब कन्वर्जन के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उसका जो फर्स्ट लाइन हमारे पास ट्रीटमेंट होता है वो हम फैमिली काउंसलिंग से शुरू करते हैं, ताकि फैमिली को एक साइको एजुकेशन दी जाए, अवेयरनेस दी जाए इस किस्म के नफ्सियाती मसाइल के बारे में कि बच्चों को कैसे सपोर्ट किया जाता है। दूसरा, इसमें फिर हम पेरेंट्स के बाद जो है वो बच्चे के साथ काम करते हैं, या जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं, जिनकी हम स्ट्रेस लेवल पर काम करते हैं, और उसमें जितना वो वेंटिलेट करते हैं, अपने आप का कैथारसिस करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो उससे उनके जो फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ केसेस में जो है वो हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। अगर जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ही उसमें सेवेरिटी पाई जाती है और वो बिल्कुल थेरेपी के काबिल नहीं है या अंडरस्टैंड नहीं कर रहा चीज़ें, तो उसमें फिर कुछ मेडिकेशन का रोल आता है। तो मेंटल हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी जो है वो देनी चाहिए। जिस तरह आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को सिक्योर रखते हैं, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होते हैं, तो अपनी ज़हनी सेहत के बारे में बात करें। और ख़ास तौर पर टीनेज बच्चे जो है उनके वालिदैन के लिए मेरा पैगाम होगा कि अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएं, ताकि अर्ली स्टेजेस पर ही उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको हैंडल किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।